हाईएस्ट जो मेरी सेकंड अर्निंग थी ना, वो तक गई है। अच्छा, और एवरेज एवरेज कितनी देखने को मिल जाती है? एवरेज इस तरह मुझे आरपीएम का बताओ कि यहाँ पे आरपीएम कितना आपको देखने को मिलता है? तो 0.20 से लेकर 0.25 तक गया है। मेन चीज़ आपने कंपटीटर्स को ज़रूर आपने एनालाइज करना है अच्छे तरीके से कि यार उसकी वीडियोस क्यों वायरल जा रही हैं, वो क्या करता है कि उसके ज़ीरो व्यूज़ का मसला भी नहीं आता, उसके टाइटल्स कैसे होते हैं। ये सब चीज़ें ना आपने खुद ही ना फाइंड करनी है। मैंने ना तकरीबन 1500-2000 प्लस चैनल्स बनाए हैं अब तक, और बहुत ज़्यादा मतलब कि इससे भी शायद ज़्यादा हूँ। मैं काफ़ी देर का यूट्यूब के ऊपर लगा हूँ। बनाए, डिलीट कर दिए, नहीं सक्सेसफुल हुए तो ऐसे दिल छोटा कर देता, कभी कैसे कभी कैसे। ये आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपने बस बी पेशेंट होकर काम करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का इंटरव्यू बड़ा ही यूनिक होने वाला है क्योंकि ऐसा इंटरव्यू मैंने पहले कभी किया ही नहीं। एक इंसान जिसने आज तक 1000 से ज्यादा चैनल्स पे काम कर लिया है एंड तब जाके उसको समझ में आई है कि यूट्यूब ऑटोमेशन वर्क कैसे करती है, एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी गुड ऑन यूट्यूब। ये सारी स्टोरी उन्होंने एक्सप्लेन की है, पूरी जर्नी उन्होंने अपनी हमें बताई है। तो मेक श्योर इंटरव्यू बड़ा मजे का होगा, आपको समझ में आएगी कि किस तरह से आपने शॉर्ट टर्म थिंकिंग की तरफ नहीं जाना, आपने चीजों को सीखने की तरफ जाना है, जैसे कि हमारे गेस्ट चीजों को सीख के आगे बढ़े हैं। तो बड़े मजे मजे के मैंने क्वेश्चंस किए हैं, मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। सो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट आलियान को। थैंक यू सो मच आलियान फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहां से हैं और यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट होने से पहले आप क्या कर रहे थे? जी, बहुत शुक्रिया साद भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम अलियान है और मैं बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ। और यूट्यूब ऑटोमेशन का आगाज़ मैंने कुछ यूँ किया कि मैं स्टडी कर रहा था, तब आई थिंक मैं 8th क्लास में था। तो तब मेरे मामू ने बताया था कि यूट्यूब कोई प्लेटफ़ॉर्म है, उधर से लोग अर्निंग करते हैं। और मेरे मामू का दोस्त था, तो वो इसके ऊपर वर्क कर रहा था। वो मेरे मामू की शॉप के साथ उसकी दुकान थी, तो उसके ऊपर ना वो वर्क करता होता था, तो मामू को भी बताता था ऐसे-ऐसे अर्निंग होती है। तो इसी तरह फिर मेरे मामू ने मुझे घर पर बताया कि इस तरह ना मेरा एक दोस्त है, वो यूट्यूब से अर्निंग करता है। तो तब से बस ना मैं यूट्यूब के पीछे पड़ गया था। ठीक है, बाद में चैनल बनाना शुरू कर दिए अपने, बनाता रहा। कोई कभी क्या अपलोड कर दिया, कभी क्या अपलोड कर दिया, मतलब कि किसी के क्लिप्स उठाए अपलोड कर दिए, टिकटॉक अपलोड कर दी, कभी क्या फिर ऐसे मैं करता रहा हूँ। तो 2-3 साल तो ऐसे ही करता रहा, मुझे तो कोई समझ नहीं थी। फिर यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चैनल्स थे, तो वो मैं वॉच करने लग गया कि वो मतलब कि कैसे बनाते हैं यूट्यूब चैनल, उसकी क्या सेटिंग्स होती है, थोड़ा बहुत ये आइडिया हो गया। फिर आस्ता-आस्ता करते-करते मुझे ना एक्सपीरियंस होता गया, फिर मतलब कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया। अच्छा आलियान, मुझे ये बताओ कि फिर YouTube ऑटोमेशन का आपको कैसे पता चला? यानी आप यूट्यूबिंग तो कर रहे हो, व्लॉगिंग या कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया, YouTube ऑटोमेशन तक पहुंचने का सफर आपका कब स्टार्ट हुआ? पहले तो मैं यार व्लॉगिंग करता था साथ भाई, तो आपका कोर्स देखा था उसके ऊपर, आज़ाद चाय वाले के ऊपर, कि यूट्यूब ऑटोमेशन। मुझे पहले नहीं पता था ये क्या चीज़ है यूट्यूब ऑटोमेशन, लेकिन मैं यूट्यूब करता था, पाक इंडिया ऑडियंस के ऊपर वर्क करता था, कभी क्या अपलोड कर दिया, कभी कभी क्या कर दिया। तो यूट्यूब ऑटोमेशन का आपका कोर्स आया था, वो मैंने देखा कि इस तरह यूट्यूब ऑटोमेशन होती है, ये वगैरह टूल्स वगैरह होते हैं, इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए ना बिल्कुल नई थी कि यार ये क्या चीज़ है कि ऑटोमेशन यूएसए के ऊपर वर्क करना, बिल्कुल मेरे लिए ना नया था। तो वो मेरा भाई करता था ई-कॉमर्स का, तो मुझे उसका आइडिया था, तो वो कैसे ग्रुप्स वगैरह दराज़ के जॉइन करते थे। इसी तरह ना फ़ेसबुक के ऊपर ना यूट्यूब ऑटोमेशन के ग्रुप्स थे। जब मैंने वो मतलब कि जॉइन किए ना आपके, और काफ़ी जो मतलब कि इन्फ्लुएंसर हैं, उनके जब जॉइन किए मैंने, तो फिर मुझे आस्ता-आस्ता समझ आना शुरू होगी कि भई यूट्यूब ऑटोमेशन का ये हिसाब है, इसमें टूल्स वगैरह होते हैं, इसमें प्रीमियम ऑडियंस के ऊपर काम करना होता है, ये हिसाब-किताब होता है इसका। तो फिर ना इस तरह मैं यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर आस्ता-आस्ता शिफ्ट होता गया। जबरदस्त। अच्छा आलियान, ये बताओ कि राइट नाउ आपके कितने फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं और वो किन किन निशेस के ऊपर हैं? साद भाई चैनल्स तो अभी मुझे भी नहीं याद मेरे कितने हैं, मैंने कभी काउंट नहीं किए। ठीक है, सही बात बताऊँ, मेरी घर में जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, सब पर कोई ना कोई चैनल लॉगिन है। मैं काफ़ी ज़्यादा निशेज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और कर भी चुका हूँ, ठीक है। इसमें मोटिवेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सेलिब्रिटीज़ होगी, ठीक हो गया, और उसके बाद ट्रोल फेस हो गया,
और एक निश है जिसको कमेंट्री कहते हैं, जो ब्रायन नोलन वाले मतलब कि निशेज़ के हिसाब से बहुत फ़ेमस है। ठीक है, हम आज उसी पे ही आई थिंक हम डिस्कशन भी करेंगे, जैसे कि हमारा डिस्कस हुआ है पहले कि कमेंट्री निश, इस पे वैसे मेरे और भी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन कभी हमने कमेंट्री की किसी यूट्यूबर पे, कभी हमने कमेंट्री की पेट्स की वीडियोस पे, कभी हमने कमेंट्री की मूवीज़ जो होते हैं उनके रिकैप्स पे। तो आज हमारी कमेंट्री एक डिफरेंट नीश पे है, जिस तरह इन्होंने नाम लिया ब्रैड नोलन। मुझे ये बताओ कि ये क्या है, पहले तो ये बताओ ब्रैड नोलन क्या है। साद भाई, ये ना ब्रायन नोलन एक चैनल का नाम है, ठीक है? और एक मुझे लगता है एक पर्सन का नाम है, ठीक है? सबसे पहले मतलब कि ये निश जो इंट्रोड्यूस करवाई है ना, वो इसी बंदे ने करवाई है, ब्रायन नोलन ने। तो उसी के नाम की वजह से ये निश मशहूर है। आप किसी से भी पूछेंगे ना, मतलब अगर वो कमेंट्री वाली निश के ऊपर काम कर रहा होगा, तो वो आपको यही बताएगा कि मैं ब्रायन नोलन वाली निश के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसी बंदे ठीक ने है। इस चैनल के ऊपर काम स्टार्ट किया था। मतलब कि कमेंट्री करना, डिफरेंट मतलब के वीडियोज़ के ऊपर वॉइस ओवर करना। तो ये बंदा इस निश को लेकर आने वाला है, इसलिए ये ब्रायन नोलन वाली निश के नाम से ज़्यादा फ़ेमस है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि साथ भाई यूट्यूब ऑटोमेशन करने के लिए हमें टूल्स की समझ में नहीं आती, हमने किस टूल पे जाना है, किस टूल पे नहीं जाना। कुछ लोग कहते हैं कि साथ भाई ये समझ नहीं आती कि कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कौन सी एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करनी। कुछ लोग कहते हैं कि साथ भाई ये समझ नहीं आती कि स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट कहाँ से निकालना है। कुछ लोग कहते हैं ये समझ नहीं आती कि थंबनेल का प्रॉम्प्ट कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जो यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी कोर्स है उसके बोनसेस के अंदर फ्री में आपको दी जा रही हैं। टूल्स नहीं, ऑब्वियसली टूल्स की लिस्ट, ये सारे बोनसेस हैं जो कि वैसे ही फ्री में मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको वीकली लाइव सेशंस मेरे साथ अटेंड करने का मौका मिल रहा है, आपको चैनल ऑडिट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस मिल रही है, आपको 50 आवर से ज़्यादा का कंटेंट मिल रहा है, आपको यहाँ पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, मेरी भी फिंगर टिप्स पे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तरफ नज़र आ रही हैं, और जो बोनसेस की मैंने शुरू में बात की वो आपको इस तरफ नज़र आ रहे हैं। ये सारे बोनसेस अलॉन्ग विद द कोर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, और वो भी राइट नाउ 50% डिस्काउंट पे। तो ये मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पर मैसेज करें, डिटेल्स लिख के सेंड करें। मेरी टीम आपको बताएगी कि क्या क्या बोनसेस हैं और क्या क्या चीज़ें आपको साथ में मिल रही हैं। अच्छा, ये तो आलियान हमें समझ में आ गई। अब आप अगर किसी को ब्रायन नोलन का नहीं पता, आपने मुझे समझाना है, या मेरी ऑडियंस में फॉर एग्जांपल एक 15 साल का बच्चा है, उसको समझाना है कि आप वीडियोस बनाते क्या हो, तो एक दफ़ा आप समझा सकते हो, वर्बली आप समझाओ कि हम क्या वीडियो बनाते हैं। साथ भाई, जैसा कि टिकटॉक के ऊपर अगर अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं हुआ, तो उसमें कुछ हुआ है, ऐसा हुआ है कि मतलब कि कोई काम किया जा रहा है उसके अंदर, उस वीडियो में कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर बोलें भी तो वो वीडियो और अच्छी लगेगी। मैं समझ गया हूँ, रुको रुको, मैं समझाता हूँ मैं समझाता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पे हम इंस्टा देखते हैं, हम टिकटॉक देखते हैं, हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं। किसी वीडियो में फॉर एग्जांपल एक बिल्ली जा रही है, और जाते जाते कोई 2-3 कुत्ते उसके पास आ गए, ठीक है, उसको डरा रहे हैं, और फिर बिल्ली ने एक चकवा दिया और वो वहाँ से निकल गई। इस तरह की वीडियोस बहुत सी होती हैं जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर कमेंट्री करना, उस चीज़ के ऊपर अपने कमेंट्स पास करना कि गाइस यू विल सी हाउ दिस कैट इज गोइंग टू ट्रैप दीज 3 बिग डॉग्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से आपने कमेंट्री वाली वीडियोस देखी होंगी। तो बेसिकली इनका कंटेंट वैसा ही है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको मजीद समझ में आ जाएगी कि ये किस लेवल का कंटेंट बनाते हैं। This boy goes to the country where the arrow lands. If the country is poor, he helps the people there. This time, the arrow landed in Africa. When he arrived, he saw that they needed a school, so he decided to build one. He painted the school. अच्छा, ये क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया, इसके अंदर एक कमेंट्री हो रही है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ कंपेटिटर चैनल्स के नाम भी इनसे पूछ लेते हैं कि कोई कंपेटिटर चैनल के नाम आप हमें दे सकते हो जिसको जाके मेरी ऑडियंस देख ले और उसको समझ में आ जाए कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो। जी साथ भाई, मेन कॉम्पिटिटर तो जो है ना वो ब्रायन नोलन है। उसके बाद एक चैनल है वेरिज वेरिस ब्रायन नोलन, और उसके बाद इसी निश के ऊपर स्पेनिश में भी चैनल, उसका नाम है पब्लो पोल। मैं स्पेनिश के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, वो भी 2-3 चैनल उन निशेस के ऊपर भी मेरे हैं स्पेनिश लैंग्वेज में। इसी निश के अंदर स्पेनिश लैंग्वेज में भी मेरे 3-4 चैनल हैं। यानी कि आप कमेंट्री, सेम ही कमेंट्री को आप स्पेनिश में कर देते हो उसी वीडियो के ऊपर, तो वो बेसिकली आपका डिफरेंट एक चैनल हो गया एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अभी हम सिर्फ इंग्लिश की ही अगर हम बात करें ताकि ऑडियंस को ज़रा ना समझ में अच्छे से आ सके।
आप लोगों ने शायद मेरे चैनल पे देखा हो स्विमिंग वाली वीडियोस पे जो स्लाइड से कोई गिर रहा होता है या स्लाइड पे कोई बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। यार आप लोगों ने देखी होंगी ऐसी वीडियोस। फॉर एग्जांपल बंजी जंपिंग का किस किस को पता है वो नीचे कमेंट करे। बंजी जंपिंग आपने देखा होगा कि बंजी जंपिंग की बहुत सी वीडियोज़ आती हैं, या स्काई डाइविंग की बहुत सी वीडियोज़ आती हैं, या कोई भी एडवेंचर करने की बहुत सी वीडियोज़ आती हैं, या कुछ यूनिक करने की बहुत सी वीडियोज़ हमारे सामने आ रही होती हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उनके ऊपर कमेंट्री करना, दैट्स इट, दिस इज द नीश। एंड यस, अब क्वेश्चन ये आएगा, मैं आपसे ही पूछता हूं बल्कि आलियान, मुझे ये बताओ कि ये फेयर यूजेज पॉलिसी के अंडर कैसे आता है कि किसी की वीडियो के ऊपर मैं कमेंट्री करके अपनी वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तो ये फेयर यूजेज के अंदर कैसे आता है? देखिए साद भाई, ये सबको ही पता है कि यूट्यूब फेयर यूज़ की ना हमें परमिशन देता है कि किसी का क्लिप उठाकर आप अगर उसमें वैल्यू पुट करेंगे या फिर उसको अदर लैंग्वेज में करेंगे, तो यूट्यूब आपको कुछ भी नहीं कहेगा। ये खुद अलाउ करता है कि जितनी ज़्यादा हमारी ऑडियंस होगी, उतना हमारे बेनिफिट होगा। तो ये हिसाब है इसका। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ कि इनकी ड्यूरेशन क्या होती है? होती तो ये शॉर्ट्स हैं, तो इनकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कितनी होती है एक शॉर्ट की? एक शॉट की ड्यूरेशन साद भाई देखा जाए 20-23 सेकंड बस। ठीक है, और जो कमेंट्री होती है वो सिर्फ एक ही क्लिप के ऊपर होती है, या तीन क्लिप्स को पकड़ लिया, तीन पे कमेंट्री कर दी, या एक ही होगा? नहीं साद भाई, एक ही क्लिप होगा, उसी के ऊपर कमेंट्री होगी। ये 3-4 वाला काम नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि इनको देखता कौन है? आपकी इस तरह की जो वीडियोस हैं इनको देखता कौन है? जी, साद भाई, ये आपका मतलब कि पॉइंट अच्छा है। इसमें साथ में मैंने नोट किया है कि 60 प्लस एजेस की ऑडियंस है ना, वो मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादा है। जबकि ये मतलब कि यंग होनी चाहिए, लेकिन मैंने नोट किया कि इसके 60 प्लस से ज़्यादा ऑडियंस है इसके ऊपर। अच्छा, और मेल्स ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं? इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों आई थिंक बराबर ही हैं। ठीक है। अच्छा, और किस कंट्री से ये ऑडियंस आपको ज़्यादा देख रही है आपकी इन शॉर्ट्स को? ज़्यादा यूएस से और यूके से। ठीक है। अच्छा मेरी ऑडियंस को ना थोड़ा सा हम मोटिवेट भी करते हैं, उनको थोड़ा सा ना बताओ भी कि राइट नाउ आपके तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट नहीं बताने, तकरीबन कितने सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा सा उनको बताओ, और अपने कज़न वाली जो आपने मुझे स्टोरी बताई थी वो भी बताओ। मैं एफएससी की है मैंने, ठीक है? और उसके बाद मैं आइट्स कर रहा था अब्रॉड जाने के लिए। क्या पता फिर मेरा इरादा बने, करूँ नहीं, अभी नहीं। मैं आइट्स कर रहा था तब ना, ये मतलब कि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आ चुका था। मेरे जो कज़न है वो ई-कॉमर्स कर रहा था दराज़ के ऊपर। तो मैंने भी सोचा कि यार क्यों ना यही सीख लें, अगर यूट्यूब के ऊपर कुछ नहीं बन रहा है, पाक इंडिया ऑडियंस है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार अर्निंग का तो हिसाब है ही नहीं इसके ऊपर। फिर मैंने आपको बताया कि आज़ाद चाय वाले के ऊपर आपका कोर्स था, वो मैंने देखा कि ऑटोमेशन नाम की कोई चीज़ है। फिर मैंने फेसबुक के ग्रुप्स जॉइन किए, उधर से मुझे इन्फॉर्मेशन आई, ये कैसे है। एक इंटरव्यू आया आपके चैनल के ऊपर, वो मेरे दोस्त का था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे-ऐसे इसके ऊपर वर्क कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर। मैं अभी अकेडमी में बैठा हुआ था, तो बस आपके इंटरव्यूज़ मैं देखता रहता था, क्योंकि बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत नॉलेज होता है, हर किसी का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है, वो देखने में मज़ा आता है। फिर इसके साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो बंदा बहुत नाइस निकला। ऐसे मैं कहूँ यार, उसने मेरी बहुत हेल्प की। जिस निश के ऊपर वो वर्क कर रहा था, वो उसको उसने आपको इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उसने मुझे वही सिखाई है, ठीक है? लेकिन मैंने थोड़ा-सा ना डिफरेंट होकर वर्क किया है इसके ऊपर। तो इस तरह ना मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू ना इस निश के ऊपर आया हूँ, और इसके ऊपर आज मेरे मल्टीपल चैनल चल रहे हैं इस निश के ऊपर, और माशाल्लाह बहुत कामयाब जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बीच में आपने, चलो अब तो वो बिल्कुल मोहल्ले वाली बात हो गई है, मुझे नहीं पता, अब ये स्टोरी मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ, तो शायद हमें उसकी इनकम को रिवील पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपने खैर मुझे तो बताई थी, इट वाज वेरी गुड माशाल्लाह। चलो ऑडियंस खैर मोटिवेट हो जाए, इट वाज अबव 5,000, ठीक है, इट वाज अबव 5,000। बाकी एग्जैक्ट चलो हम नहीं बताते। अब आते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार इस वीडियो को बनाने में टाइम कितना लगता है, आपका एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है? अगर आपने एक वीडियो बनानी है तो आपको कितना टाइम लगेगा? एक वीडियो बनाने में हमारे तकरीबन ना साथ भाई 15 से 20 मिनट लगते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लगता? तो आपकी अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? कितनी वीडियोस आपकी डेली जाती हैं, या 2 दिन 4 दिन में कितनी वीडियो जाती हैं? डेली 3 अपलोड करना होती है। यूएसए ऑडियंस है तो उसका टाइम टेबल सेट किया हुआ है। एक शाम 4:30, क्या टाइम टेबल है आपका, क्या टाइम टेबल है ये बताओ? एक शाम को 4:30 पर अपलोड करना होती है, एक रात को 11:30 पर, एक सुबह 4:30 एएम पर। ये 3 टाइम टेबल है। जीरो व्यूज का इशू कुछ लोगों को आता है शॉर्ट्स के अंदर, उनको समझ नहीं आती कि यार हम वीडियो अपलोड तो कर रहे हैं, जीरो पे अटकी हुई है। तो आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है?
क्या ऐसा वो गलत कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको ज़ीरो व्यूज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता जी साद भाई, ज़ीरो व्यूज़ का मसला ज़्यादा तो नहीं आता मुझे। थोड़े चैनल जिनके ऊपर मुझे आया होगा और वो आई थिंक चैनल की हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादातर डिपेंड करता है, चैनल कैसा है। और इसमें ओल्ड एजेस चैनल होते हैं, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। अगर आप वीडियो में वैल्यू ऐड करते हैं ना अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़ीरो व्यूज़ का इश्यू आएगा। आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। बस उसमें वैल्यू आपने अच्छे से ऐड करनी है और यूट्यूब को ये लगे कि आपने कुछ मतलब कि यूनिक किया है। आप सबसे ऐसे कह रहे हैं कि वखरा ही काम किया है। है? ठीक है, तो वैल्यू के अंदर एक तो यूनिकनेस होगी आपके मुताबिक, और क्या हो सकता है? वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है आपकी नज़र में? वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि सबसे पहले ना आपने अपनी जो स्क्रिप्ट है ना, उसको पावरफुल बनाना है, ठीक है? उसमें थोड़ी बहुत एंगेजमेंट होनी चाहिए कि व्यूअर भी रुके और यूट्यूब इसको खुद पुश करे। आपने अच्छे से उसको रीराइट करना है। पहले तो आपने खुद बना लेनी है स्क्रिप्ट कि वीडियो में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो आपने देख लेना। फिर बाद में आपने चैट जीपीटी से कहना है कि इसको रीराइट कर दो सिंपलेस्ट वर्ड्स में, मतलब कि जो मतलब सबसे आसान अल्फाज में उनमें रीराइट कर दो और मतलब कि बच्चे को भी समझ आए कि वीडियो में हुआ क्या है। मेन चीज़ ये होगी। उसके बाद एडिटिंग आ गई। एडिटिंग ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल ही वो होती है। हम करते हैं, अभी हम टेक्निकली ये भी हम समझेंगे। अभी तो मैंने स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करना है, एडिटिंग से रिलेटेड करना है, वॉइस ओवर से रिलेटेड करना है, वो टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसको हम आगे चलेंगे। लेकिन वैल्यू के, अगर आपकी ही बात को मैं समझूं तो वैल्यू सारी गेम स्क्रिप्ट की है, शॉर्ट्स के अंदर सारी गेम स्क्रिप्ट की है, आपकी हुक की है और आपकी इंगेजमेंट की है। ये दो चीज़ें अगर आपकी बेहतरीन हैं तो फिर आपको ज़ीरो व्यूज़ वाला प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। आप डेफिनेटली आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो आपका 100 एंड तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपके सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है, इसको टोटल कितना टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने में? इसमें आई थिंक 5 से 6 मंथ लगे हैं। ओके, तो जब फर्स्ट टाइम आपके पास सिल्वर प्ले बटन आया होगा तो व्हाट वाज द एक्साइटमेंट? हाउ डिड यू फील? आपके घर वालों की क्या फीलिंग्स थी? उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ। घर वालों को तो साथ भाई सीधी बात ये है कि उनको पता ही नहीं कि ये क्या करता रहता है, मैं आपको बताऊँ। उनके माइंड में यही था कि ये बस पढ़ता रहता है और अकेडमी आ गया, चला गया ये। उनको ये तो पता ही नहीं था कि ये यूट्यूब भी करता है। घर में किसी को भी नहीं पता था। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वो जानते थे कि यार ये करता रहता है, पंगे-शंगे लेता रहता है। तो जब प्ले बटन आया मैंने उनको दिखाया, कहते ये क्या चीज़ है? मैंने कहा ये अवार्ड ही समझ लें आप कि यूट्यूब से अवार्ड आया। कहते ये आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं ऐसे-ऐसे काम करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो ये उसका अवार्ड आया है। मैंने उनको बताया ही नहीं था, ना उनको कभी पता लगा है, ना मैंने कभी बताया था कि मैं ऐसे वर्क करता हूँ। मैंने कहा सरप्राइज़ देंगे इनको। तो बस कुछ इस तरह का ही हो गया। फिर बाद में वो खुश हो गए। तो बच्चे वो आपको पता है बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं। उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। तो घर में बच्चे बस अलियान भाई के पास सिल्वर प्लेट बटन आया है, देखो, देखो सारे मोहल्ले के ना बच्चे ले आए हमारे घर। उनको दिखाते रहे। तो ये कुछ हिसाब-किताब था सिल्वर प्ले बटन का। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो वीडियोस आप क्रिएट करते हो, ये आप लैपटॉप पे करते हो या मोबाइल पे करते हो? और क्या ये मोबाइल पे हो सकती हैं अगर करना जी, चाहें तो? बिल्कुल, मैं करता ही मोबाइल के ऊपर हूँ। क्या बेटा? अच्छा, आप भी मोबाइल पे जी, ही करते मोबाइल हो? के ऊपर ही करता हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा, काफ़ी हद तक हमें समझ में आ गया। आरपीएम का मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। मुझे आरपीएम का बताओ कि यहाँ पे आरपीएम कितना आपको देखने को मिलता है? आरपीएम साद भाई डिफरेंट देखने को मिलता है। कभी 0.20। एवरेज बता दो, एवरेज बता दो, एवरेज मैं एवरेज। आपको बताता हूँ 0.20 से लेकर 0.25 तक गया है। विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक आपका आरपीएम अच्छा है। अच्छा, अब ना ठीक है, हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। मुझे ये बताओ कि आप जो वीडियो सबसे पहले हमने, अब कल वीडियो डालनी है, 3 वीडियोस डालनी है। अब आप उसकी रिसर्च कैसे करोगे? अब आप कहाँ से ढूंढोगे कि मैं कौन सी वीडियो डालूं, कौन सी वीडियो ना डालूं? ये रिसर्च का क्या मैकेनिज्म है, ये समझाओ। ये साद भाई मैंने ना लड़कों को भी सिखाया हुआ है, टीम भी है मेरी, तो मैं उनको भी कह देता हूँ कि बना लें। लेकिन ज़्यादातर ना मैं ही मैनेज करता हूँ, कंटेंट वगैरह मैं ढूँढ कर देता हूँ, एडिटिंग वगैरह और बाकी चीज़ें वो ही करते हैं। तो ये मैं बेसिकली ना जो सारा कंटेंट है वो चाइनीज़ उठाता हूँ, गोरों का नहीं उठाता, जिसमें गोरे हों नहीं, सिर्फ़ चाइनीज़ उठाता हूँ मैं। क्योंकि जो मेरे जो चैनल की निश है ना, वो थोड़ी-सी और यूनिक वे में शो हो जाती है यूट्यूब को। ये जो मैंने आपको कॉम्पिटिटर बताया ना ब्रांड नोलन, ये ना रैंडम वीडियोज़ जो भी आती हैं इसके पास ये सब के ऊपर वर्क करता है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं सिर्फ़ जो चाइनीज़ वीडियो होती हैं, उनमें कुछ किया जा रहा हो जैसे कि देसी ज़ुबान में कह रहे कोई जुगाड़ वाला काम हुआ हो उसमें, कोई क्रिएटिविटी शो करवाई हो,
कुछ ऐसा शो करवाया हो जिससे ना मतलब के बेनिफिट हो घर के कामों में इधर-उधर, तो ये चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है गोरों को। यार आलियान कोई 2-3 एग्जांपल्स दे दो ताकि मेरी ऑडियंस को समझ में आ जाए, मुख्तलिफ एग्जांपल। घर का काम मतलब कैसी वीडियो, क्या हो रहा हो उसके अंदर, जुगाड़ का मतलब क्या हो रहा हो, जुगाड़ क्या, कैसा जुगाड़ हो रहा हो? मैं आपको बताता हूँ, एक ना मेरी वीडियो पॉपुलर गई है 5 से 6 मिलियन अराउंड, तो उसमें ना एक लड़के ने वो कपड़े वॉश करने के लिए ना घर पे कोई ना एक बाल्टी ली, उसको पता नहीं कैसे उसने डंडे के साथ फँसाकर टब में डाला, उसको ऐसे घुमाने वाला बना लिया। जैसे कि वो वॉशिंग मशीन में होता है, तो उसने बीच में सर्फ़ डाला और कपड़े डाले, तो वो वॉशिंग मशीन बन गई। तो गोरे बहुत इम्प्रेस होते हैं ऐसी चीज़ों के, यार वाह! उसने इस तरह कपड़े वॉश किए, नया जुगाड़ बताया। तो ज़ाहिर-सी बात है गोरों को तो इन चीज़ों का नहीं पता होता। चाइनीज़ का तो आपको पता है कि वो हर चीज़ काम में आगे है, तो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है आलियान, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसी वीडियो ढूंढे कैसे? क्या लिखूं मैं जाके यूट्यूब पे, क्या लिखूं मैं जाके किसी और ऐप पे तो मेरे सामने ऐसी वीडियोस आए? ये सबसे पहले ना आपने अपने एल्गोरिथम को सेट करना होता है। अगर आपके पास एक भी अकाउंट हाथ लग जाता है ना, फ़र्ज़ करें क्वैशू ऐप पर आप एक अकाउंट आपके हाथ लग गया इस तरह का, तो जब आप इस तरह की वीडियो देखेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे, वो खुद आपको रिकमेंड करेगा इस तरह की। तो मेन चीज़ ये है कि आपको स्क्रॉलिंग भी करना पड़ती है, उसमें देखना पड़ता है कि हाँ, इसमें देखें कि कमेंट कितने आए हैं सबसे पहले और कमेंट में क्या-क्या डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो मेन चीज़ मैं ना कमेंट चेक करता हूँ उनके और देखता हूँ कि कितनी पॉपुलर गई है। फिर उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ अपना कि हाँ, इस तरह ये वीडियो उठानी चाहिए और इस वीडियो में भी हाँ, दम है और ये चलेगी। तो वो वीडियो ज़रूर चलती है। आलियान सिलेक्शन क्राइटेरिया तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात को से बिल्कुल एग्री करूंगा कि एक दफ़ा आपने वीडियो देखी ना तो आपके सामने वैसी आती चली जाएंगी, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली वीडियो कैसे ढूंढूं जाके, पहली वीडियो कैसे ढूंढूं? पहली वीडियो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पर चले जाएँ, कोई भी फैक्ट्स वाला चैनल होगा, उर्दू, हिंदी, जैसा मर्ज़ी लगा लें आप। तो उधर से आपने उसका एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, उसकी वीडियोज़ देख लेनी है। तो जब आप वीडियो देखेंगे ना, ठीक है, फैक्ट्स वाला आप बोल रहे हो कि फैक्ट्स वाला चैनल जाके जी, देखूं? फैक्ट्स वाला। मेरे जो चैनल्स हैं वो ज़्यादातर फैक्ट्स वाले ही हैं, तो उसी के अंदर ही आता है। एक चैनल साथ में जब आप न्यू जीमेल बनाते हैं ना, जब आप शॉर्ट में जाते हैं, तो आते ही फैक्ट्स वाले हैं आपके सामने, ठीक है? तो आप स्क्रॉल करते बच्चे स्क्रॉल करते हैं ज़्यादातर, तो 2-3 घंटे जब आप जीमेल बनाएँ तो बच्चों को दे दें मोबाइल, वो खुद ब खुद वो आ जाएँगे। तो मैं ज़्यादातर ये भी करता होता हूँ कि बच्चों को मैं अपने मोबाइल्स वगैरह देता रहता हूँ, वो उनकी फ़ीड बड़ी सेट रहती है। वो देखते हैं सारे फैक्ट्स वाले चैनल है वो चाइनीज़ वाले, तो मेरी फ़ीड कुछ इस तरह से सेट हो जाती है। एक भी चैनल आपके हाथ लग गया तो समझिए बस आपका एल्गोरिथम सेट हो जाना है, उधर से आपने बस आस्ता-आस्ता उठाते जाना है। वैसे मैं 100% एग्री करूंगा जिस तरह से आलियन कह रहे हैं, ऐसे ही होगा। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है आपको आंसर ना मिला हो, लेकिन आप ट्राई करें, आपको ये मिल जाएंगे इस तरह के चैनल्स। मैं यहाँ पे 3-4 और क्लिप्स लगा देता हूँ, आप एक दफ़ा ये क्लिप्स देख लें, आपको मजीद समझ में आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे मैंने वीडियोस ढूंढनी कैसी हैं। Look at this guy when he went on a trip to coldest region of China. There was no refrigerator available. So he came up with a clever desi hack and built his own makeshift fridge out of snow, even adding Look at this amazing idea from this Chinese girl. While we spend thousands of rupees on electricity just to wash clothes, this girl from China has used her 100 years of Look, if you ever travel to China and happen to see such a scene on the streets, it wouldn't be considered unusual there. People are known to transport animals ranging from dogs to goats. They bring a trolley suited to the animal's size and secure the goat inside it with safety straps. अच्छा, अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह के जुगाड़, किस तरह के घर के काम, किस तरह की क्रिएटिविटी वाली वीडियोस हमने ढूंढनी है या हमने फाइनली सिलेक्ट करनी है। अच्छा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी आलिया ने बता दिया कि उन पे कमेंट्स अच्छे होने चाहिए, उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा होने चाहिए और उसमें कोई सस्पेंस भी होना चाहिए। आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो मुझे ऐड करनी चाहिए कि सस्पेंस होगा तभी तो अच्छे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम फाइनली इन वीडियोस को बनाने की तरफ। मुझे ये बताओ कि क्या जो शॉर्ट एग्जैक्टली पड़ी हुई है कोईशू ऐप पे या यूट्यूब पे, क्या मैंने एग्जैक्टली वैसी लानी है या इसमें कोई ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है या इसमें कोई इसको कोई फास्ट करना पड़ता है या इसमें कोई इफेक्ट लगाना पड़ता है? पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं साद भाई, इसमें ट्रिम वगैरह तो नहीं करनी पड़ती, जो यूट्यूब से उठानी पड़ती है ना, उसको तो ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हिंदी में या सिंपल उसको उसकी स्क्रिप्ट को जनरेट करवाएँ, ठीक है।
और उसको रीराइट करवा के इंग्लिश में कर लें। बस ये है कि कभी इसमें थोड़ी-सी वॉइस ओवर ना ज़्यादा हो जाती है इंग्लिश में, तो आपने करना क्या है, जो आपका क्लिप है उसको एंड से जाकर आपने स्प्लिट करके स्लो कर देना, फिर बाद में आपकी जो वॉइस ना बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। जो आपने कोई इश्यू है उस पर थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसमें थोड़े से कट डाउन करना पड़ते हैं, ठीक है? वीडियो उसमें ज़्यादा लंबी होती है, वो आपने उसको कट्स लगाने होते हैं, बाद में जो अननेसेसरी पार्ट्स होते हैं उनको आपने डिलीट करना होता है। तो इस तरह बाद में आपने उसकी सेटिंग करनी होती है। जो उसकी स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर है ना, वो बिल्कुल ठीक रहती है, क्योंकि वो आपने बिल्कुल अपने आप से बनाई होती है, तो उसमें कोई मसला नहीं आता, वो सारी ठीक रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल फुटेज मेरे पास आ गई, फुटेज मैंने निकाल भी ली, अब मैं उस पर कमेंट्री करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं उर्दू में पहले एक दफ़ा कमेंट्री करूँ, चैट जीपीटी से करवाऊँ, या क्या करूँ? मुझे नहीं लगता चैट जीपीटी इस पर अच्छी कमेंट्री करेगा। आप बताओ कि कमेंट्री करने का प्रोसेस क्या है? साद भाई, आपने ना सबसे पहले उसको ना उर्दू में कमेंट्री करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने क्लिप को अच्छी तरह से देख लेना है पहले, कि इसमें क्या हुआ है। फिर बाद में आपने वैसा-वैसा ना आपने थोड़े बहुत चैनल भी सब्सक्राइब कर लेने हैं यूट्यूब से, उनसे भी आइडिया ले लेना है कि ये अपनी कमेंट्री कैसे करते हैं, क्या चीज़ ऐड करते हैं। तो आपने अपनी जो मतलब कि वीडियो की स्क्रिप्ट है, वो भी आपने इसी तरह पहले उर्दू में लिख लेनी है, जैसे हिंदी वाले लिखते हैं। बाद में उसको चेक कर लेना अच्छे से। फिर बाद में चैट जीपीटी को आपने दे देनी है स्क्रिप्ट। उसको बोलना है कि ये मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट है, तो सेम मतलब कि इस तरह की है। अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है अपने हिसाब से कर दो, तो ये मैंने लिखी है। तो अगर उसने करनी हुई तो कर देगा, नहीं तो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके आपको दे देगा। फिर बाद में आपने भी चेक कर लेनी कि यार आपने खुद लिखी है, आपको इतना तो अंदाज़ा होगा कि हाँ, मैंने अपनी जो स्क्रिप्ट है, वो सही लिखी है कि नहीं और वीडियो के अकॉर्डिंग सही बैठ रही है कि नहीं। बाद में आपने उसी मतलब कि स्क्रिप्ट को इंग्लिश में करवा लेना है और जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में आपने करवा लेना है इसको। ठीक है, यानी बिफोर हैंड सबसे पहले आपने अपने दिमाग से ही लिखनी है। आपने उर्दू में सोचना है कि मैं इसको क्या बोलूँ, कि फॉर एग्जांपल कोई भी है, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ पे कमेंट्री होने वाली है, तो आपने अपने मुंह से खुद ही बोलना है उसको, आपको क्या लग रहा है, सीन में क्या है, फिर आपने उसको लिख लेना है, फिर आपने उसको ट्रांसलेट होने देना है। ऐसे ही है, यानी इसमें आपने टोटली अपना माइंड यूज़ करना है, राइट? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशन करवाने के लिए वैसे ही एक सवाल है, चैट जीपीटी इज़ बेस्ट, लेकिन क्या आपने गूगल ट्रांसलेशन भी कभी यूज़ किया है, या चैट जीपीटी बस आप यूज़ करते हो? मेरे साथ भाई मैंने तो चैट जीपीटी को यूज़ किया है ज़्यादातर और मतलब किसी को भी नहीं यूज़ किया। चैट जीपीटी बेस्ट रहता है मेरे ख़्याल से, वो अच्छी तरह से ना आपकी बात को देसी ज़ुबान में भी समझ सकता है। आप उसको बोलो ना कि यार इसको ऐसे-ऐसे कर दो, उर्दू में भी जैसे आप सिंपल मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, वो वैसे भी लिख देगा। बिल्कुल सही है, चैट जीपीटी इज़ बेस्ट फॉर दिस। अच्छा, अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर आप किस टूल को यूज़ करके करवा रहे हो? वॉइस ओवर साथ भाई मैं 11 लैब यूज़ करता हूँ। यार इतना महंगा पड़ता है 11 लैब्स, मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद 11 लैब्स, लेकिन मुझे लगता है कि सस्ते टूल्स भी हैं। स्पीक से इज़ वन ऑफ देम, यू कैन यूज़ स्पीक से। इवन शॉर्ट्स के लिए तो यू कैन यूज़ कैपकट ऑल्सो, वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। बाकी अगर आप क्लोनिंग करना चाहो या आप थोड़ी सी किसी और लैंग्वेजेस में जाना चाहो, तो स्पीक से इज़ बेस्ट अमंग ऑल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एडिटिंग में। कोई और चीज़ है जो आपके माइंड में हो कि यार ये आपने लाजमी करना है ड्यूरिंग द एडिटिंग? कोई इफेक्ट है, या कोई टेक्स्ट की टाइप है कोई, या कुछ भी ऐसा? जी साथ भाई मैं फ़िल्टर वगैरह यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो ब्राइटनेस होती है वो मैं ज़्यादा कर देता हूँ, सैचुरेशन होती है वो 5% ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इफ़ेक्ट है मेरे ज़हन में अब नाम नहीं आ रहे। मतलब कि यार साथ भाई आप ना अपने हिसाब से ना कर सकते हैं सेट। अपने कंपटीटर को देखेंगे ना तो आइडिया हो जाएगा ये इस तरह के फ़िल्टर यूज़ कर रहा है इसके ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर मैं कैप्शन ज़रूर लगाता हूँ जो इसके मतलब कि वॉइस ओवर चल रही होती है इसके बैकग्राउंड के ऊपर। तो उसको मैं ऑटो कैप्शन ज़रूर लगाता हूँ उसके ऊपर। वो मैं लगाता हूँ, सिंगल वर्ड वाले भी लगाता हूँ और दूसरे लाइनिंग वाले भी लगाता हूँ। तो ये दोनों ठीक है। ज़्यादा अच्छा कौन सा परफॉर्म करता है, सिंगल वर्ड वाला कैप्शन, या जिसमें पूरी पूरी लाइन लिखी हुई आ रही होती है? साथ भाई जो कॉम्पिटिटर है मेरा वो कर रहा है सिंगल वर्ड वाला, तो वो उसमें अच्छा जा रहा है और मैं लाइन वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरा अपने हिसाब से ना एक ऑडियंस बनी हुई है उस कैप्शन के हिसाब से, तो वो उस तरह सही जा रहा है। तो बस आपने एक ही रखना है, जो शुरू में रखा है वो ही एंड तक आपने रखना है। तो शुरू में मैंने वो ही रखा था, तो इसीलिए फिर मैंने ना एंड तक वो ही रखा, चेंजिंग वगैरह नहीं की। कभी-कभी कर लेता हूँ जब वो नहीं आ रहा होता कैपकट के ऊपर। अच्छा, अब आते हैं हम बैकग्राउंड म्यूज़िक पे। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करने की ज़रूरत है
इन द वीडियो या कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं साद भाई, मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ नहीं करता। कभी-कभी यूज़ कर लेता हूँ, अगर कोई वीडियो इमोशनल हो, उस हिसाब की हो तो कर लेता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर नहीं करता इसको। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं फाइनली हम अपने द मोस्ट एंटिसिपेटिंग पार्ट की तरफ, जो कि है कि यार ये कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है? अच्छा खासा आपका माशाल्लाह चैनल है, तो चलो पहले बता दो कि हाईएस्ट आपकी कितनी अर्निंग गई है अपने इस चैनल पे? हाईएस्ट जो मेरी सेकंड अर्निंग थी ना, वो 3000 तक गई है। अच्छा, और एवरेज एवरेज कितनी देखने को मिल जाती है? एवरेज 1500 2000 इस तरह। ओके, ज़बरदस्त। अब मुझे ये आखिरी क्वेश्चन मेरे से पूछना है कि यार जो कमेंट्री करनी है, आपने जैसे चूज़ कर लिया कि आप सिर्फ चाइनीज़ पे करते हो, आपका कंपेटिटर और तरह की वीडियोस पे करता है, मैंने और बड़े इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, मुझे खुद भी पता है इस चीज़ का। कुछ लोग सर्टन सर्टन निशेस पे करते हैं, तो आप क्या कहते हो कि ऑडियंस को कोई पर्टिकुलर नीश पे कमेंट्री करनी चाहिए, या कोई भी वीडियो मिल रही है उस पर कमेंट्री करते जाओ? जी साद भाई, इस वक्त ना जो मेरे वाली निश है ना, उसके ऊपर जो कंपटीशन है ना, वो काफ़ी हाई हो चुका है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यूएसए की ऑडियंस के ऊपर वर्क किया जाए, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और उसका आरपीएम भी ना अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप रैंडम वीडियोस के ऊपर करेंगे, तो वो आता है ब्रांड नॉलन वाली निश के ऊपर, क्योंकि वो भी रैंडम वीडियोस के ऊपर अपनी कमेंट्री कर रहा है, तो आपका चैनल ना उसी कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर निश को पकड़ते हैं ना, मतलब कि कुकिंग वगैरह लगा लें, जैसे मैं कोई देसी जुगाड़ वगैरह की वीडियोस के ऊपर कमेंट्री करता हूँ। अगर चाइनीज़ ही ऐप से कुकिंग वाली वीडियोस भी मिलती हैं। अगर उनके ऊपर कमेंट्री की जाए, और यूनिक हो जाता है। अगर किसी क्राफ्ट वीडियोस के ऊपर की जाए, मतलब कि कोई चीज़ बन रही है, वो आपको बनाना सिखा रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्री की जाए, वो और यूनिक बन जाती है। तो इस निश के ऊपर ना कॉम्पिटिशन कम है और ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। ज़ाहिर-सी बात है कि यूट्यूब भी पागल नहीं है, वो हर मतलब कि किसी को ब्रांड नॉलेज वाली निश के ऊपर कामयाब करी जाए। आपको डिफरेंट निशेज़ के ऊपर भी जाना चाहिए, अपने हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए कि यार इसके ऊपर सब कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, रैंडम वीडियोज़ है, हर कोई बंदा उठाएगा, कहेगा कि इसके ऊपर कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ना यूनिकनेस भी हमें ना फाइंड करनी चाहिए, और वो चैनल भी अच्छे चलते हैं, मैंने देखे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा आलियान, बस इसको रैप अप करते हैं। मुझे बताओ कि कोई बिगिनर जो आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपना चैनल स्टार्ट करने लगा है, उसके लिए कोई टिप है आपके पास कि यार वो क्या करे, क्या माइंडसेट रखे, किस तरह से आगे चले? सबसे पहले तो साद भाई वो माइंडसेट अपना ये रखे, भी काम करते जाना है, करते जाना है। अर्निंग का वो अपने ख्वाब वगैरह नहीं देखने अभी उसने। तो बस चैनल्स के ऊपर वर्क करते जाना है, करते रहना है, ठीक है? देखते रहना है कि परफ़ॉर्म सही कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा, 10-15 दिन चलाओ, बाद में स्किप कर दो। फिर बनाओ, देखो भी क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ कि जिसकी वज़ह से मेरे चैनल्स के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, जो नहीं है। मैं भी बेसिकली ना अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के ग्रो हूँ, ठीक है? मेन चीज़ आपने कॉम्पिटिटर्स को ज़रूर आपने एनालाइज़ करना है अच्छे तरीके से, कि यार उसकी वीडियोज़ क्यों वायरल जा रही हैं? वो क्या करता है कि उसके 0 व्यूज़ का मसला भी नहीं आता, उसके टाइटल्स कैसे होते हैं? ये सब चीज़ें ना आपने खुद ही ना फाइंड करनी है। ये नहीं है कि आपने चैनल बनाया, नहीं सक्सेसफुल, बैठ गए कि यार नहीं, अब नहीं करना है, यूट्यूब के ऊपर सक्सेस नहीं मिलती। यकीन मैंने ना तकरीबन 1500 2000 प्लस चैनल्स बनाए हैं अब तक, और बहुत ज़्यादा, मतलब कि इससे भी शायद ज़्यादा हूँ, मैं काफ़ी देर का यूट्यूब के ऊपर लगा हूँ। तो बनाए, डिलीट कर दिए, नहीं सक्सेसफुल हुए तो ऐसे दिल छोटा कर देता, कभी कैसे, कभी कैसे। ये आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपने बस बी पेशेंट होकर काम करना है। ये नहीं कि आज बनाया और अगले दिन मंथ बाद हो गया, 2 मंथ बाद, ऐसे नहीं। कामयाबी हर किसी को मतलब कि ये नहीं मिलती, मंथ बाद ग्रो हो गया, 2 मंथ बाद नहीं। आपको इसके ऊपर स्ट्रगल करना पड़ती है। जितनी ज़्यादा ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपको पता लगता रहेगा कि ये गलतियाँ मैंने नहीं करनी। तो बेसिकली ये आपका एक्सपीरियंस ही है। अब मेरा एक्सपीरियंस ही काम आ रहा है मेरे, कि मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की थी, अब नहीं करनी। तो बस ये आपकी ना अब एक्सपीरियंस का ही हिस्सा है ये सब चीज़ें। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, और 31 मार्च से पहले पहले मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्स लेके आऊँ, तो जल्दी से अपने घर में जितनी डिवाइसेस हैं, अपने आसपास में जितने लोग हैं, उनको बताएं यूट्यूब ऑटोमेशन का, और उनको कहें कि साथ भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग भी एक नया इमर्जिंग स्किल जो है वो सीख सको, ठीक है? 31 मार्च से पहले 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, ताकि हम यूट्यूब ऑटोमेशन, जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, उसका एक फ्री कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ सकें, जिसको देख के शॉर्ट्स क्रैक करना आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा।
इससे पहले भी मैं एक कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं जो लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप एक दफ़ा देखें, आपको लग समझ में जाएगी कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यू है। सो ऐसा ही कोर्स मजीद आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।